हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दुनिया में या कहा जाए सियासत की भाषा में समर्पण का बड़ा महत्व होता है। और मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो एक ऐसा परिवार है जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या जनसंघ के जमाने से पूरी तरह से कमल के फूल के नाम पर समर्पित है। बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे राजनीतिक परिवार की जो कि कैलाश जोशी जी के नाम से जाना जाता है। स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के परिवार का जो समर्पण है वो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में एक बड़े ओहदे के तौर पर उभरता है, निखरता है। और ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के सुपुत्र, जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं। श्री यहाँ पर सीधे तौर पर बात करें तो किस तरह पर दीपक जोशी जी के मन में जो है तमाम तरह की बातें हैं और आज के वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं उस पर उन पे क्या उनकी टिप्पणी है, सीधे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जोशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट में। बातचीत की शुरुआत करते हैं। चूंकि इन दिनों मसला जो है वो खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं में बना हुआ है और कहा जाता है कि दीपक जोशी जी की जो भूमिका है वो खंडवा संसदीय क्षेत्र में बहुत हद तक पार्टी के लिए सकारात्मक रूप से उभर कर आती है। दीपक जोशी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लगातार काम करते आ रहे हैं और पार्टी के प्रति उनका समर्पण जो है वो पूरी तरह से सुर्खियों में रहता है। मानिए दीपक जी, सबसे पहला सवाल जो कि जनता भी मुझे लगता है कि जानना चाहेगी कि खंडवा संसदीय सीट पर उपचुनाव होने हैं, तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें वहां पर टिकी हैं और आप भी लगातार खंडवा संसदीय क्षेत्र में लगातार घूमते हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र भी इसी संसदीय सीट से आता है। किस तरह के राजनीतिक हवाओं का रुख आप देख रहे हैं? खंडवा अपनी विशेष पहचान के लिए जाना जाता है जी। हम किशोर कुमार को याद करें तो खंडवा की याद आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। दादा मक्खनलाल चतुर्वेदी मुझे फूल तोड़ के फेंक देना मनमानी, उन्हें हम याद करते हैं। अगर ऐसे दृष्टिकोण में देखा जाए तो खंडवा का अपना विशिष्ट स्थान है और माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनके असामयिक निधन के कारण ये उपचुनाव होने जा रहा है जी। आम चुनाव और उपचुनाव की परिस्थिति में काफ़ी अंतर होता है। बिल्कुल ऐसे दृष्टिकोण में अगर सीटों की दृष्टि से देखें तो बीजेपी के पास लगभग 6 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में काम कर रही है जी। 2 सीटें कांग्रेस के पास है। बिल्कुल, तो ऐसे दृष्टिकोण में पलड़ा तो बीजेपी का भारी लगता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर होता है और अंतर इसलिए कह सकते हैं कि आम चुनाव में लोग एक सरकार के लिए वोट देते हैं, उपचुनाव में सरकार के कामों के आधार पे, सरकार के आकलन के आधार पे, संगठन की ताकत पर और प्रत्याशी के आधार पर चुनाव का फैसला हो जाता है कितनी बार। तो प्रत्याशी का चयन पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं रखता है जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि खंडवा लोकसभा वैसे तो बहुत ही भाजपा के लिए अनुकूल है आज की स्थिति में जी। लेकिन सामने से प्रत्याशी कौन आता है, बिल्कुल, क्योंकि जातिगत समीकरण अक्सर कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करते हैं, हमने देखा है। तो इस चुनाव में प्रत्याशी के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और शिवराज जी के कामों के आधार पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से इस लोकसभा चुनाव को जीतेगी। बिल्कुल ठीक बात है। कहा जा सकता है, जाहिर सी बात है, जो उपचुनाव हैं वो एक तरह से अग्नि परीक्षा होते हैं सत्ताधारी दल के लिए और वर्तमान जो दौर है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो तमाम उपचुनाव हैं ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दीपक जोशी जी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, शिक्षा के मूलभूत ढांचे में सुधार के लिए उन्होंने बड़े नवाचार किए हैं, खेलों के प्रति उनका बहुत हद तक रुझान रहा है और राजनीति में समर्पण के लिए जाने जाते हैं। दीपक जी, कहा जा रहा है कि जो दावेदारों की फहरिस्त है उसमें दीपक जोशी जी का भी जो नाम है वो बड़ी तेजी से उभर रहा है। हालांकि नंदू भैया के जो सुपुत्र हैं हर्षवर्धन जी, उनका भी नाम है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय देखी जा रही हैं। कार्यकर्ता आपसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, क्या लगता है यदि कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बारी आई और पार्टी ने मौका दिया तो पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर आप तैयार हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी का सुपुत्र होना योग्यता का पैमाना नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने खुद ने काम किया है जी और बहुत छोटी उम्र से काम किया है। बिल्कुल, तो योग्यता का पैमाना काम ही होता है और काम के आधार पर ही कार्यकर्ता है उसको काम दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे दृष्टिकोण में ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अर्चना जी भी ब्रजमोहन मिश्रा जी की सुपुत्री है, हर्ष नंदू भैया का सुपुत्र है, मैं जोशी जी का सुपुत्र हूँ। इस दृष्टिकोण में पार्टी मेरे ख्याल से टिकट का फैसला नहीं करेगी। जहाँ तक काम का सवाल है, काम सबने अपने अपने फील्ड में किया है क्योंकि अर्चना जी वहाँ विधायक रही, हर्ष ने नंदू भैया की प्रतिछाया के रूप में, क्योंकि नंदू भैया जब प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हर्ष उनके काम को सभी जगह देखता था। तो इसी दृष्टिकोण में काम सबने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर और क्षेत्र की जनता के जो
धारणा बनती है उसके आधार पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी का फैसला करती है। तो पार्टी जो भी फैसला करेगी हम सब लोग उसे मानकर और पूरी कोशिश करेंगे कि खंडवा लोकसभा जो लगभग मेरे ख्याल से 90 के बाद से बीजेपी के खाते में लगातार आ रही है, वो फिर से बीजेपी के खाते में आए, क्योंकि हमारे बहुत से काम माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान ने स्वीकृत करवाए थे, बहुत से काम हुए भी हैं, कुछ काम रह गए हैं, तो उन कामों को दिल्ली की सरकार से करवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी बात है, संगठन के सच्चे सिपाही की ही ये पहचान है कि वो लगातार संगठन के प्रति जो निष्ठा है वो उनकी बातों से साफ तौर पर परिलक्षित भी होती है, अभिव्यक्त भी होती है, और राजनीति में इतनी शुचिता और इतना सीधापन जो है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है। दीपक जी, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की एक नई परिभाषा देखने को मिल रही है। कई जो नेता हैं वो कल तक कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज आपकी पार्टी के भी दिग्गज नेता हो गए हैं। उपचुनाव में ज़रूर जो है पूरी तरह से पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी रहा, लेकिन जनता हो और विपक्ष हो उसमें कुछ हद तक नाराज़गी भी देखने को मिलती है। इस तरह के जो दल बदल की राजनीति का रंग होता है, आप व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं? एक राजनेता होने के नाते कितना कार्यकर्ता आहत होता है यदि इस तरह के बड़े फैसले जब हो जाते हैं? नेता के रूप में माननीय श्रीमंत सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में आना मेरे ख्याल से पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका परिवार जनसंघ को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला परिवार है। सम्माननीय श्रीमंत राजमाता साहब, सम्माननीय स्वर्गीय महाराज सिंधिया जी जनसंघ से पहली बार सांसद बने थे, उनकी बड़ी संख्या में समर्थक विधायक बने थे। तो ऐसे दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं उनकी अवधारणा तो जनता पार्टी बीजेपी और इनके साथ ही रही है, लेकिन बाद में जैसे सिंधिया जी के साथ लोग आए, मेरे खुद के विधानसभा में मुझे लगता है कि कुछ लोग उनके साथ जो आए हैं और टिकट भी दिया गया हमारे यहाँ तो उनके समर्थक को, उन समर्थकों को अब काम की दृष्टि से कहीं ना कहीं अपने आप को बीजेपी के रूप में ढालना पड़ेगा। क्योंकि आज ये बात तो सही है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। कहीं ना कहीं देखने में आता है कि कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ा सा अंतर आ रहा है। हालांकि बीजेपी संगठन उसको कोशिश करता है, पूरी प्रयत्न करता है कि उस अंतर को कम किया जाए या उसको खत्म किया जाए। तो अभी अंतर कम करने की बात हो रही है, खत्म होने की बात नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि 23 के चुनाव तक ये अंतर खत्म हो जाए और पार्टी पूर्ण रूप से एक होकर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात। एक सवाल और मेरे जहन में है, जब उपचुनाव की बारी आई तो कहा यह भी जा रहा था कि दीपक जोशी जी भी उम्मीदवार हो सकते हैं, हो सकता है कि सिंधिया समर्थक को टिकट ना दिया जाए, ऐसे कयास थे, लेकिन आपने इन तमाम कयासों के बावजूद जो है अपना धैर्य बनाए रखा। ये कहा जा सकता है कि पार्टी के प्रति जो आपका समर्पण था आपने उससे तवज्जो दी। आज आपको क्या लगता है, आपके विधानसभा क्षेत्र में जिस विकास की गति को आप आगे बढ़ा रहे थे, क्या वो विकास की गति कायम है या अभी आप में उसमें कहीं कोई कमी आपको नजर आती है? देखिए, मैं तो राजनीति में बहुत छोटेपन से आया, मैं खेल भावना से राजनीति को लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अक्सर कहता भी था कि जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे तो विराट कोहली उसमें खेलते थे, लेकिन विराट कोहली जब कप्तान बन गए तो महेंद्र सिंह धोनी उसमें क्रिकेट के खेल के रूप में रहे। तो हम कार्यकर्ता के रूप में अगर कोई भूमिका को सकारात्मकता के साथ जो हमारा जनप्रतिनिधि है उसके साथ मिलकर काम करेंगे तो विकास को कहीं ना कहीं गति मिलेगी। अगर मैं ये करूँगा कि हमारा विधायक कोई अच्छे काम कर रहा है और मैं उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करूँगा तो क्षेत्र का नुकसान होगा। आज कोई टिकट का फैसला है नहीं, जो विधायक है वो विधायक है, जो कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है। तो हमको सकारात्मकता से इस सरकार के सहयोग लेते हुए, जैसे मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार आज दोनों हमारी है, कैसे हम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं वो करने का प्रयत्न होना चाहिए। मैं हमारे जो सहयोगी विधायक हैं अभी सम्मानीय मनोज चौधरी जी, उनसे समय समय पे बात भी करता हूँ, बताता भी हूँ, कहीं कमी है तो उनको समझाता भी हूँ, और उन्हें भी लगता है कि मैं अनुभवी हूँ तो उस अनुभव का फायदा भी लेना चाहिए। वो भी अक्सर मुझसे बातें करते हैं। हमारा ध्येय अभी तो आज की तारीख में क्षेत्र के विकास की तरफ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र का विकास हो। बिल्कुल ठीक बात है। एक वरिष्ठ नेता की यही पहचान होती है कि बातों में बड़प्पन भी होता है और दूरदृष्टि भी होती है, और शायद यही वजह है कि अपने क्षेत्र की जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उन्हें समाधान तक पहुंचाने के लिए दीपक जोशी जी कल भी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं और भविष्य में भी सक्रिय रहेंगे, ऐसा उनकी बातों से संकेत साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आपने खेल भावना की बात कही दीपक जी, आपको खेलों के प्रति भी बहुत हद तक रुझान आपका देखा गया है, खेल कौशल में भी आप बड़े पारंगत माने जाते हैं। इन दिनों सितोलिया को लेकर जो है फेडरेशन की चर्चा बहुत जोरों पर है, कहा जा रहा है कि आपने भी इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने में बहुत मेहनत की है। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत अब एक सही मुकाम पर, सही मंजिल पर पहुंच रही है आपको? जब मैं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री बना था, मुझे दायित्व मिला था, तो खेल को अक्सर राज्य मंत्री देखते थे। जी। तो जब खेल का कैलेंडर बन रहा था 16 के दरमियान, तो मुझे लगा कि खेल कैलेंडर में हमारे जो देशी खेल है, जैसे गिल्ली डंडा हुआ, सितोलिया हुआ, और भी बहुत से खेल हमारे यहाँ होते थे, वो खेल कहीं ना कहीं दिख नहीं रहे थे। तो मैंने कहा हम ये सारे यूरोपियन खेल को खेल रहे हैं तो अपने देसी खेलों को क्यों नहीं खेलते? तो बोले ओलंपिक में नहीं है, एशियाड में नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है।
तो मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है तो क्या हम अपने आप को कहने के पीछे छोड़ दें, ये ठीक नहीं होगा। और मुझे लगा उस वक्त कि तत्काल एक मुझे दिमाग दौड़ा कि सितोलिया एक ऐसा खेल है जो मेरे ख्याल से रोमांच में सबसे तेज गति से खेलने वाला खेल है। हम बच्चों को क्रिकेट सिखाते, क्रिकेट देखते हैं, लेकिन क्रिकेट से भी ज़्यादा रोमांच इस खेल में और कम खर्चे में ये खेल हो सकता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैंने लोगों से कहा कि इसको हमको खेलना चाहिए, तो उन्होंने कहा इसकी एसोसिएशन नहीं है, इसके नियम नहीं है। तब हमने सर्च करके महाराष्ट्र की लगोरी के नाम से इसका फेडरेशन था, बाकायदा नियम कायदे कानून थे। हमने कहा लगोरी के नाम से इसको एमपी खेल में जोड़ा जाए, और उस समय जोड़ा भी गया। मुझे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि वो खेल हमने जुड़वाया, वो एक साल चला भी। बाद में थोड़ा सा ये आया कि इसको पूरे देश में पिट्टू के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, पिट्टू। तो मैंने कहा इसको पिट्टू फेडरेशन कर दो अपन। तो पिट्टू फेडरेशन करने में हमने किया, और उसके लिए माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से हमने अनुरोध किया था कि जैसे माँ गंगा को अपनी चोट उसमें जटाओं में शंकर जी ने धारण किया था, ऐसे आप प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहीं कहा था कि पिट्टू का जिक्र किया था। तो आप किसे धारण करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। इंदौर वो शहर है जो खुले दिल से कोई काम करने वाला शहर है, तो इससे आगाज होगा तो पूरे देश में कहीं ना कहीं इसकी पहचान बनेगी। और आज मध्य प्रदेश में पिट्टू फेडरेशन के साथ साथ मिलकर एक नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये खेल जो हमारा अपना भारतीय खेल है, जिसमें कोई बहुत बड़े ग्राउंड की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांच और जैसे कहा जाता है कि खेल में फिटनेस आना चाहिए, बिल्कुल वो भी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे दृष्टिकोण में ये बच्चों के बीच लोकप्रिय होगा, हमारे देश में एक सबसे लोकप्रिय खेलों में कहीं ना कहीं शुमार करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे देश के जो पारंपरिक खेल हैं और उन्हीं में से एक है सितोलिया, जिसे कि अब पिट्टू के नाम से भी जाना जाता है। और अब पिट्टू फेडरेशन बनने के बाद कहा ही जा सकता है कि दीपक जोशी जी ने जो तमाम प्रयास सालों पहले किए थे, जिस तरह से बता रहे हैं कि साल 2016 में ही जो खेलों को लेकर कैलेंडर तैयार किया जाता है, तभी उन्होंने इसका अमली जामा तैयार कर दिया था। और आज वो जो है मूलभूत रूप लेकर एक प्रतिस्पर्धा और एक बड़े प्रतियोगी वातावरण में जो है इस खेल को खेला जा रहा है, एक बड़े गर्व की बात है। और हमारे देश में जैसे कि स्वदेशी जागरण का जो नारा लगातार बुलंद होता है, ऐसे में खेलों में भी जो स्वदेशीपन है, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ला पाते हैं। एक सवाल और मेरे जहन में था दीपक भैया, आपके नाम को लेकर लगातार ये भी कहा जाता है कि आपको हर पार्टी ऑफर देती है। जब उपचुनाव की बारी आई तो कांग्रेस से आपको ऑफर मिला, अब फिर उपचुनाव की बारी आई है, जब संसदीय सीट पर होना है तो फिर आपको कहा जा रहा है कि कांग्रेस से ऑफर आ सकता है। क्या आप इन ऑफरों को स्वीकार करते हैं या सीधे ठुकरा देते? मैं अपनी तारीफ करना नहीं चाहता जी, लेकिन मैंने कहा ना जैसे खेल भावना में मैंने राजनीति को स्वीकार किया है, तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि मैं एक खिलाड़ी तो हूँ जी बिल्कुल। और दूसरे लोगों को लगता है कि ये खिलाड़ी आज बैठा हुआ है तो इसको अपने क्लब में ज्वाइन करना चाहिए, तो उनके समय पे ऑफर आते हैं और कोशिश होती है कि हम उनसे जुड़ जाएं, क्योंकि राजनीति में विरोधी नेताओं से मिलना कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल बहुत से विरोधी नेता जिनसे सीखने का मौका मिलता है, जिनसे समझने का मौका मिलता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में चर्चाएं अक्सर होती है, लेकिन चर्चाओं को कहीं ना कहीं जो धारणा बनती है तो उसको पॉलिटिक्स से जोड़ लिया जाता है, और पॉलिटिक्स से जोड़ने के बाद वो एक सुरसुरी सनसनी बन जाती है। बिल्कुल। तो इस सनसनी का एक हिस्सा मैं भी बन जाता हूँ। लेकिन मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसने मेरे पिताजी को इतना बड़ा और इतना बड़ी उपलब्धि दी, एक छोटे से गांव में पैदा होकर सामान्य परिवार में आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया। मुझे 3 बार विधानसभा का टिकट दिया, शिक्षा मंत्री के रूप में मैंने काम किया। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि ये पार्टी हमारे परिवार के लिए, हमारी विचारधारा के लिए, हमारे काम के लिए सबसे उपयुक्त पार्टी है। इस पार्टी में रहकर जितना हम काम कर सकते देश समाज और परिवार के लिए वो हमको करना है। बिल्कुल ठीक बात है। जनता के प्रति जो सेवा का भाव है वो सीधे तौर पर दीपक जोशी जी की बातों से यहाँ पर अभिव्यक्त होता है। और ये जो तमाम ऑफर्स की बातें हैं, कहा जाता है कि सुरसुरी से सनसनी कब बन जाती है ये कोई नहीं जानता, और शायद यही सियासत की दुनिया का एक ऐसा खेल है जो कि कब रचा जाता है ये कभी किसी को समझ नहीं आता। और शायद यही वजह है कि लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि भले ही विपक्ष के दल का नेता हो, लेकिन मेल मिलाप में जब बात आती है तो अतिथि देवो भवो का सत्कार भी है, और सीधे तौर पर कहें तो मेहमान की आवभगत भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दीपक जी, राजनीति का बहुत लंबा आपको अनुभव है, छात्र राजनीति में भी आप बड़े पारंगत माने जाते हैं। ये जो इन दिनों वर्तमान में देखने में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े प्रयोग कर रही है, चाहे हम गुजरात का ही एक बड़ा उदाहरण ले लें जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य है, रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में भी कई बार ऐसी हवाएं चलती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेज प्रसारित हो जाते हैं। क्या इन बातों में सच्चाई होती है या फिर ये महज सत्ता को कहा जा सकता है कि प्रभावित करने की कोशिशें होती हैं? नहीं, देखिए गुजरात में चुनाव निकट भविष्य में है जी, और पार्टी जो हम संगठन होता है उसको लगता है कि हमको चुनाव जीतने में ये जो वर्तमान में कप्तान है वो शायद कम
रहेगा उसकी जगह किसी दूसरे आदमी को हम बना दें तो हो सकता है कि हम अच्छी सीटें और ज़्यादा सीटें जीतें। तो ऐसे दृष्टिकोण में अक्सर नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है। तो नेतृत्व परिवर्तन शायद गुजरात में किया गया है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना स्थायित्व है शायद दूसरी जगह नहीं है। आज हम उदाहरण देख लें मध्य प्रदेश का ही कि लगातार शिवराज जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। योगी जी का बार बार लोग कहते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के सबसे योग्य और कर्मठ मुख्यमंत्री के रूप में उनकी गिनती होती है। तो ऐसे दृष्टिकोण में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रयोगों में करती नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर लगता है कि चुनाव है, चुनाव की राजनीति सब लोग करते हैं, हर संगठन चाहता है कि उनका दल जीते, तो इस दृष्टिकोण में हो सकता है परिवर्तन कहीं ना कहीं किया गया। मध्य प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं। कोई मध्य प्रदेश में तो स्थायित्व और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आज तो मैं कह सकता हूँ कि शिवराज जी तीनों रोल में, एक सरकार के मुखिया के रूप में हम तो ये कह सकते हैं कि पार्टी का मुखिया का रोल भी उनका उस समय से रहा, क्योंकि हम तो विद्यार्थी परिषद में जब काम करते थे शिवराज जी हमारे नेता थे। युवा मोर्चे में जब काम करते थे तब शिवराज जी हमारे नेता थे। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को बने तब हमारे नेता रहे। तो संगठन में भी हमें तो कहीं ना कहीं भाव तो वही लगता है कि हमारा नेतृत्व करता आदमी वही है। तो ऐसे दृष्टिकोण में परिवर्तन समय समय पर होते रहते, लेकिन उस परिवर्तन के साथ कैसे उस चीज को ढालना, ये शायद भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई शायद नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय किया है। बिल्कुल ठीक बात है। सामंजस्य ही सियासत की खूबसूरती है और ऐसा कह रहे हैं दीपक जोशी जी कि शिवराज जी तो वर्तमान में भी स्थायी हैं और भविष्य में भी स्थायी नेता के तौर पर मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे। जाते जाते दीपक जी बहुत सारा समय लिया, खंडवा क्षेत्र की जनता के लिए क्या खास संदेश होगा उनके नेता दीपक जोशी जी का, और भारतीय जनता पार्टी का जिस निष्ठा और जिस तन्मयता के साथ आप झंडा उठाते हैं, कार्यकर्ताओं की भी बहुत अपेक्षाएं नेता से हो जाती हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे और एमपी न्यूज़ के इस माध्यम से इस उपचुनाव की बेला में कैसे तैयार है पूरी तरह से कमर कसकर भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ खास रणनीति है वो साझा करेंगे? देखिए, मैंने कहा खंडवा का अपना विशिष्ट स्थान है और स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान लगातार सांसद रहे। उनके नेतृत्व में हमने बहुत काम किया, विकास बहुत किया। ऐसे दृष्टिकोण में अगर हम देखें कि मुंडी का चाहे वो तापघर, बिजली का तापघर की स्थापना, जिससे आज पूरे मालवा अंचल में जब कटौती का समय आता, लेकिन मालवा कहीं ना कहीं बचता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा संसाधन वहाँ पे लगा था। तो ऐसे दृष्टिकोण में जो हमारे काम बचे उनको हमको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अभी मेरा तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से यही संदेश है कि हम एक जैसे टीम स्पिरिट होती है, उस स्पिरिट के माध्यम से प्रत्याशी कोई हो, कैसा आए, किस प्रकार का आए, उस पर ध्यान नहीं रखते हुए हम सिर्फ एक गोल निर्धारित करें कि हम अपने क्षेत्र में अपने बूथ पे, जैसे भारतीय जनता पार्टी में तो नारा भी रहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। जी, तो उस नारे को चरितार्थ करते हुए हम कार्यकर्ताओं में इस भावना को विकसित करें कि ये चुनाव हमारे लिए इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री, इतने अच्छे मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर हमने नंदू भैया की जो लीड है वो लीड से ऊपर लीड लेके आए तो हमारे काम को कहीं ना कहीं अच्छी मोहर जनता लगाएगी। तो हम सब लोग मिलकर यही प्रयत्न करें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो भी हों उसको अधिकतम मतों से जिताकर भेजने का प्रयत्न करें और वो रिकॉर्ड जो कहीं ना कहीं स्थापित है वोटों के दृष्टिकोण से उसको हम ध्वस्त करें। बिल्कुल ठीक बात। चलिए, बड़ी बात है, संगठन की बात कर रहे हैं, सादगीपूर्ण चेहरा है और सीधे तौर पर कहा जाए तो सेवाभावी जज्बा भी साफ तौर पर यहाँ पर परिलक्षित होता है दीपक जोशी जी की बातों में। सरकार में मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के घर से आते हैं, लेकिन आज भी संगठन को ही जीते हैं और संगठन को ही आगे बढ़ाने का जो संदेश है वो मध्य प्रदेश की जनता को प्रसारित करते हैं। रही बात खंडवा संसदीय सीट से उनकी दावेदारी की, तो उन्होंने कहा कि इसका मूल्यांकन पार्टी का केंद्रीय आलाकमान करेगा। पार्टी का जो भी आदेश होगा हर नेता उसके लिए सदैव तैयार रहता है। देखना बहुत लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में, इन दिनों जब उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो उपचुनाव की क्या सियासी तस्वीर उकेरी जाती है और जनता आखिर किस रुख पर अपना कौन सा बटन दबाती है। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद रहे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री दीपक जोशी जी, जिन्होंने सियासी सवालों पर बेबाक यहाँ पर जवाब दिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।